नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के हाइलाइट्स के बारे में। दोस्तों, जीएसटी काउंसिल ने यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं जो कि मैं आज डिस्कस करूँगा। जीएसटी रेट चेंज भी हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज पे, कई के जीएसटी रेट एग्जम्प्ट कर दिए हैं। साथ ही साथ जीएसटी एक्ट एंड रूल में भी चेंजेस हुआ है। तो बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, ये 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है जो कि राजस्थान जैसलमेर में हुई है और ये 21 दिसंबर 24 को हुई है, जहाँ पे काउंसिल ने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चेंजेस इन रेट्स। जो रेट चेंज किया गया है जीएसटी के अंदर गुड्स के ऊपर, उस पर बात करते हैं, फिर मैं आगे सर्विस पे बात करूंगा। तो यहाँ पे रिड्यूस कर दिया जीएसटी रेट, किसके ऊपर? फोर्टिफाइड राइस कर्नल के ऊपर। ठीक है, क्या कर दिया जीएसटी रेट, जिसको HSN कोड 1904 के अंदर लेते हैं इस आइटम को, इसका रेट अब 5% कर दिया। ठीक है, एग्जम्प्ट कर दिया जीएसटी किसके ऊपर? गेनी थेरेपी पे। और IGST एग्जेम्पशन दे दिया सिस्टम, सब सिस्टम, इक्विपमेंट्स, पार्ट्स, सब पार्ट्स, टूल, टेस्ट इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर जो असेंबली या मैन्युफैक्चर में यूज होते हैं LRSAM सिस्टम के अंदर। नोटिफिकेशन नंबर 19/2019 कस्टम एक्ट का देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जेम्पशन दी IGST की। सो दोस्तों, यहाँ पे रिड्यूस कर दिया कंपनसेशन सेस, 0.1% कर दिया। मर्चेंट एक्सपोर्टर के थ्रू जो वर्किंग होगी इस तरह की, अगर इससे रिलेटेड अगर एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर, तो उनको यहाँ पे सेस का बेनिफिट मिलेगा, 0.1% कर दिया है। एग्जेम्पशन दी है IGST की इंपोर्ट ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स एंड कंज्यूमेबल सैंपल्स, इंस्पेक्शन टीम ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को। अगर इंस्पेक्शन किया जाता है जो IAEA की टीम का पर्सन है, उसके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा इक्विपमेंट या कंज्यूमेबल सैंपल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको IGST नहीं देना। एक्सटेंड कर रहे हैं कंसेशनल 5% GST रेट फूड इनपुट्स और फूड प्रिपरेशन, जो कि अंडर HSN कोड 19 और 21 के अंदर होता है। चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर 21 के अंदर अगर होता है, किसके लिए? गरीब लोगों को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उनको, तो वहाँ पे 5% का कंसेशनल GST रेट लगेगा। सर्विस की बात करें तो सर्विस में क्या क्या चेंजेस है? तो सर्विस में यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पॉन्सर से सर्विस जो होगी बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा, अब वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएगी। ठीक है, मतलब स्पॉन्सर सर्विस अगर बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड कराएगी तो उसको अब GST पे करना पड़ेगा। क्या रेट होगा? 18%। एग्जम्प्ट कर रही है GST को, कंट्रीब्यूशन किया जाता है अगर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल प्रीमियम जो कि कलेक्ट कर रही है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के अंदर, तो वहाँ पे IGST की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। फिर तीसरे पॉइंट में बात करूँ तो यहाँ पे डिक्लेयर्ड टैरिफ जो है उसकी डेफिनेशन को चेंज करके यहाँ पे स्पेसिफाई परमिसेस किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो होटल और रेस्टोरेंट सर्विस देते हैं, होटल या रेस्टोरेंट सर्विस से रिलेटेड जो बिजनेस है, तो उनके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रही है गवर्नमेंट। अगर वैल्यू जो होटल का जो रूम का प्राइस है, अगर वैल्यू 7,500 एक्सीड करता है तो उसे 18% विद ITC मिल जाएगा, मतलब 18% GST पे करके ITC क्लेम कर सकते हैं। और वैल्यू 7,500 से कम है तो उस केस में 5% विदाउट ITC ले सकते हैं। और यहाँ पे होटल सर्विस प्रोवाइडर के पास ऑप्शन होगा कि वो 18% विद ITC वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब 18% विद ITC ले लो या 5% विदाउट ITC ले लो, ये ऑप्शन होगा। लेकिन अगर 7,500 से ज़्यादा है तो आपको 18% विद ITC लेना है, 7,500 से कम है तो आपको 5% विदाउट ITC मिलेगा। लेकिन अगर आप ITC का क्लेम लेना चाहते हैं और 5% के स्लैब में आ रहे हैं तो उस केस में आप 18% वाले स्लैब को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन होगा। लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉपर डिक्लेरेशन देना होगा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले, 1 अप्रैल 25 से पहले यहाँ पे डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। हो सकता है कि पोर्टल पे इस तरह का कोई डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाए सबमिट करने के लिए। यहाँ उसके बाद चौथे पॉइंट में बात करें तो चौथे पॉइंट में कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को RCM से एक्सक्लूड कर रही है। जो अभी नया नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 9/24, जहाँ पे बताया था कि कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन
कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को और वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहा है, ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो उसको दे रहा है और वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, ना कि प्रॉपर्टी ऑनर करेगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी ऑनर अनरजिस्टर्ड है तो और उसकी जीएसटी के ऊपर लायबिलिटी नहीं बनती है तो ऐसी जो आरसीएम की लायबिलिटी आई थी, मैंने बताया था कि भाई रेजिडेंशियल डवेलिंग अगर कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है तो उसके ऊपर आरसीएम अप्लाई है। मैंने एक प्रॉपर एक इसके ऊपर वीडियो बनाया जहाँ पे आप देख सकते हो, जब कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, तो उसके ऊपर अगर वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है तो आरसीएम भरना पड़ता है, लेकिन ये कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए चेंजेस करके लेके आएगी गवर्नमेंट, और ये जिस डेट से नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हुआ था इसका इफेक्टिव डेट जो है उसी डेट से ये चेंजेस किया जाएगा, ठीक है। अदर चेंजेस की बात करें जो कि गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड है, जैसे कि 12 से 18% जीएसटी रेट किया जा रहा है ओल्ड और यूज व्हीकल अगर सेल करते हैं तो, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेकिन कुछ को छोड़ के कुछ के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। कि ओल्ड पेट्रोल व्हीकल है जिसकी इंजन की कैपेसिटी 1200 सीसी की है और उसकी लेंथ 4000 mm की है, तो उस पर अप्लाई नहीं होगा ये, ठीक है। मतलब उन व्हीकल को छोड़ के उसके ऊपर उसके लिए नहीं है ये। और दूसरा डीजल व्हीकल जिसकी इंजन की कैपेसिटी 1500 सीसी की है और लेंथ 4000 mm से ज़्यादा है, तो उनके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और जीएसटी अप्लाई केवल किसके ऊपर होगा, जो मार्जिन वैल्यू है उसके ऊपर। मार्जिन वैल्यू का मतलब हो गया कि सेल प्राइस में से परचेज प्राइस को लेस करके उसके ऊपर होगा। और अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर है तो जो मार्जिन का बेस होगा वो डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग चलना होगा, डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग जो मार्जिन वैल्यू बनेगी वो लेके चलना है, ठीक है। और जीएसटी अप्लाई नहीं होगा किसके ऊपर, अगर इस तरह की व्हीकल्स को सेल किया जा रहा है तो इसके ऊपर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा अगर सेल किया जाता है तो उनके ऊपर उनको जीएसटी पे नहीं किया जाएगा। अनरजिस्टर्ड सेलर है कोई और वो ओल्ड या यूज व्हीकल बेच रहा है तो उसको जीएसटी नहीं पे करना, लेकिन अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और क्लेरिफाई किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों बात किया जाए तो यहाँ पे पॉपकॉर्न से रिलेटेड जीएसटी रेट में चेंजेस है। अगर लूज पॉपकॉर्न सेल किया जा रहा है तो उस केस में 5% का जीएसटी लगेगा, और अगर प्री पैकेज या लेबल पॉपकॉर्न सेल किया जा रहा है तो उस केस में 12% जीएसटी अप्लाई होगा। और अगर पॉपकॉर्न के अंदर मिक्स किया जा रहा है शुगर, तो उस केस में आइटम का करैक्टर चेंज हो गया और उस केस में जीएसटी रेट 18% लगाया जाएगा और उसका एचएसएन कोड ये होगा। इससे रिलेटेड गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशंस भी इशू करेगी। अगला बात करें तो कंपनसेशन सेस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आरबीआई जो है जो रेगुलेट करती है एग्जम्पशन मिल रहा है जीएसटी से। उसके बाद जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा। पैनल चार्जेस जो कलेक्ट करती है बैंक या एनबीएफसी जो लोन देती है उस पर वो जो पेनल्टीज़ या पैनल चार्ज कलेक्ट करती है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा कस्टमर से जो चार्ज कर रही है। उसके बाद बात करें तो और भी चेंजेस है, समझते हैं। तो दोस्तों क्या चेंजेस है मैं आपको बता दूं। सीजीएसटी एक्ट शेड्यूल 3 क्लोज 8 के अंदर एक नया क्लोज इंसर्ट किया जा रहा है, क्लोज AA। पैराग्राफ 8 के अंदर क्लोज AA नया क्लोज इंसर्ट किया जा रहा है शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 क्या होता है, शेड्यूल 3 में ये बोलता है कि ये ट्रांजेक्शन नहीं तो सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो बेसिकली इसके अंदर नॉन जीएसटी सप्लाई वाली सारे आइटम है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर गुड्स को स्टोर किया जाता है SEZ यूनिट में, ठीक है, या फिर फ्री ट्रेड वेयर हाउस के अंदर, और किसी पर्सन को बेचा जा रहा है कहाँ पे, DTA यूनिट के अंदर या डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, तो उस केस में इस तरह की जो सप्लाई होगी ना ही वो गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी ना ही सर्विस की सप्लाई मानी जाएगी। एक्सपोर्ट से पहले अगर सप्लाई की जा रही है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में तो उस केस में, एक्सपोर्ट के क्लियरेंस से पहले अगर सप्लाई की जा रही है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में तो उसके लिए नॉन जीएसटी सप्लाई मानी जाएगी है। उसके बाद चेंजेस किए जा रहे हैं यहाँ पे टैक्सेबिलिटी बता रहे हैं कि कैसे वाउचर्स के ऊपर अप्लाई होगा। यहाँ पे वाउचर्स का मतलब हो गया जैसे कोई कूपन वाउचर होता है, आप अमेजोन से परचेज कर रहे हो आपको कोई वाउचर मिल गया, या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो आपको कोई वाउचर मिल गया, तो उस टाइप के वाउचर के बारे में बोला गया कि उस पर कैसे टैक्सेबिलिटी अप्लाई होगी। तो दोस्तों गवर्नमेंट जो है यहाँ पे सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 और रूल 32 सब रूल 6 को यहाँ पे रिमूव कर देगी ताकि जो वाउचर से रिलेटेड कन्फ्यूजन है उसकी टैक्सेबिलिटी के ऊपर वो दूर हो जाए, ठीक है। उसके बाद वाउचर को बोल रहे हैं कि देखो गुड्स, यहाँ पे वाउचर जो है ना ही उसको गुड्स की सप्लाई समझी जाएगी ना ही उसको सर्विस की सप्लाई समझी जाती है, ठीक है। वाउचर को अगर वाउचर से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो ना ही वो गुड्स की सप्लाई है ना ही सर्विस की सप्लाई है। लेकिन अगर वाउचर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल
मतलब एक वाउचर को एक कंपनी है जो वाउचर कोड दे रही है, बोली भाई मैं वाउचर कोड दे रही हूँ, ये तुम वाउचर कोड ले लो। और कंपनी थर्ड पार्टी कंपनी यानी कंपनी ए ने कंपनी बी को वाउचर दिया और कंपनी बी किसी कस्टमर को वाउचर दे रही है उस पर मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग की सर्विस देने के बाद, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जीएसटी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वाउचर का डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल होता है, ठीक है, सेल के लिए यूज़ नहीं हो रहा है या प्रमोशन के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, तो उस केस में जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर वाउचर का डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट के द्वारा हो रहा है और एजेंट उस पर कमीशन ले रहा है या फ़ी ले रहा है, तो उस केस में वो उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा, उसमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ बोल रहे हैं कि कोई एडिशनल सर्विस दी जा रही है वाउचर से रिलेटेड, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, को ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रमोशन, कस्टमाइजेशंस, टेक्निकल सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, तो उस पर भी जीएसटी अप्लाई होगा। अनरिडीम्ड वाउचर है उस पर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ना ही वो गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी और ना ही सर्विस की सप्लाई मानी जाएगी। तो ये चेंजेस कर रही है गवर्नमेंट वाउचर्स के अंदर। उसके बाद बात करें कुछ और लीगल डिस्प्यूट्स है, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन सर्कुलर्स गवर्नमेंट इशू करेगी। क्या क्या है समझते हैं। उसके बाद चेंजेस की जा रही है यहाँ पे, क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट इशू करेगी जो रिवर्जल है आईटीसी का, उससे रिलेटेड ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा जो रिवर्जल किया जाएगा। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई कर रहे हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर, तो उसमें कैसे यहाँ पे आईटीसी का रिवर्जल किया जाएगा। तो यहाँ पे बोल रही है कि काउंसिल ने रिकमेंडेशन किया है कि इस तरह का कोई भी प्रोपोर्शनल रिवर्जल नहीं करना होगा सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई कर रहा है सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर, ठीक है, किस तरह की सर्विस, कोई रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर, क्योंकि सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 रेस्टोरेंट सर्विस से रिलेटेड है, तो कोई रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे जोमेटो या स्विगी, तो उनको आईटीसी का रिवर्जल नहीं करना होगा। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में अगर कोई आईटीसी आता है, उस तरह का कोई ब्लॉक आईटीसी है सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग कोई आईटीसी है, तो उनको यहाँ पर रिवर्जल नहीं करना होगा। इससे रिलेटेड एक प्रॉपर सर्कुलर ये क्लेरिफिकेशन आएगा। आगे बात करते हैं, अगले क्लेरिफिकेशन जो है वो एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। यहाँ बोल रहे हैं कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लोज बी के अंदर सीजीएसटी एक्ट के अंदर यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दिया जाएगा कि देखो, जब गुड्स सप्लायर के प्लेस से निकल जाता है, वो ट्रांसपोर्टर के पास है या फिर वो गुड्स रास्ते में है, तो उस गुड्स में गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है रिसिपेंट को, ठीक है। गुड्स निकल चुका है सप्लायर के प्लेस से, ट्रांसपोर्टर के पास है, रास्ते में है, या जो रिसिपेंट ने प्लेस बताया उस प्लेस पे है, तो उस केस में गुड्स ये मान लिया जाएगा कि इसकी ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो गई रिसिपेंट को। रिसिपेंट उस तरह का आईटीसी क्लेम कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो कंडीशन सेक्शन 16 सब सेक्शन 17 के अंदर बताया गया उसके अकॉर्डिंग उसको आईटीसी लेना है। उसके बाद दोस्तों कमाल का अपडेट है। कमाल का अपडेट ये है कि 9C पे भी अब लेट फीस लगाया जाएगा। जीएसटी 9C पे पहले लेट फीस नहीं लगती थी, केवल जीएसटी 9 पे लगती थी, लेकिन अब 9C पे भी लेट फीस लगेगी। इसके लिए गवर्नमेंट सेक्शन 47 सब सेक्शन 2 को अमेंड करेगी और इसके अंदर लेके आएगी 9C के ऊपर लेट फीस की एप्लीकेबिलिटी, जहाँ पे 9C पे भी अब लेट फीस लगेगा। पहले 9 पे लगता था, तो अब कंप्लीट एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। कंप्लीट एनुअल रिटर्न का मतलब हो गया जीएसटीआर 9 और 9C दोनों फाइल करना होगा। और उसके बाद गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो रूल लगाया जाएगा वो 17-18 से ही लगाया जाएगा। इफेक्टिव डेट जो होगा 17-18 से लेके 22-23 तक, यानी 17-18, 18-19, 19-20, 21-22, 22-23, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 22-23, लगभग 5 साल का आपको यहाँ वेवर मिल जाएगा। लेकिन 23-24 में वेवर नहीं मिलेगा। अगर 9C लेट फाइल करेंगे तो 9C पे भी लेट फीस होगी, ठीक है। अगर 23-24 की 9C रह जाती है तो देखो यहाँ पे वेवर में क्या बोलते हैं, वेवर में बोल रहे हैं कि जितना अमाउंट आपका 9 का बना है, अगर उससे अमाउंट एक्सीड होता है लेट फीस का तो आपको वेवर मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको 31 मार्च 25 से पहले 9C फाइल कर लेना है। जो भी आपकी पेंडिंग 9C है, मान लीजिए 17-18 से लेके 22-23 तक आपकी 9C पेंडिंग है, जितना आपका अमाउंट एक्सीड होगा, जितना 9C में लेट फीस लगाया, उसका आपको वेवर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आपको भरना नहीं पड़ेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि 31 मार्च 25 से पहले आपको 9C भरना होगा। बाकी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन सर्कुलर्स आएगी तो डिटेल में समझेंगे जब आएगी सर्कुलर, तो जब गवर्नमेंट सर्कुलर इशू करेगी इससे रिलेटेड। अब उसके बाद दोस्तों एक और मेजर स्टेप और बड़ा स्टेप लेने जा रही है। बड़ा स्टेप ये है कि अब गुड्स को ट्रैक और ट्रेस करने के लिए एक नया मैकेनिज्म लाया जाएगा, एक नया प्रोविजन लाया जाएगा ताकि गुड्स आपका सप्लाई चेन में ट्रैक हो सके।
उसको ट्रेस किया जा सके, इसके लिए गवर्नमेंट एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर रही है, सेक्शन 148A, जो कि जीएसटी एक्ट में डाल दिया जाएगा। और यहाँ पे गुड्स के अंदर एक गुड्स जो भी आप गुड्स डिस्पैच करेंगे या सप्लाई चेन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाएगा सप्लाई चेन के थ्रू, तो उस पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग होगा जिसके थ्रू गुड्स को ट्रेस किया जाएगा कि कहाँ कहाँ गुड्स पहुँच गया है। उसके लिए इससे रिलेटेड जो लीगल फ्रेमवर्क है वो डेवलप किया जाएगा और इससे रिलेटेड जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अब ये समझ लो कि माल आपका अगर गोडाउन से निकल गया तो डिपार्टमेंट आपके गुड्स को भी ट्रेस कर सकती है कि सप्लाई चेन में गुड्स कहाँ घूम रहा है। तो आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसकी तैयारी आप अभी से ही शुरू कर लो। उसके बाद दोस्तों अगला चेंजेस के बारे में बात करें तो जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अब वो जो अपना टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे उसमें अनरजिस्टर्ड पर्सन का नेम और उसका स्टेट, बेसिकली बोला जाए तो एड्रेस इंक्लूडिंग स्टेट को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, ताकि उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई को आईजीएसटी एक्ट के अंदर या सीजीएसटी रूल के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया जा सके कि उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका टैक्स बनेगा। इससे रिलेटेड भी क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट इशू करेगी। उसके बाद बात करें तो कुछ और मेजर चेंजेस है लॉ के अंदर एंड प्रोसीजर्स के अंदर, समझते हैं। पहले पॉइंट में कुछ खास नहीं, प्लांट और मशीनरी की जगह पे गवर्नमेंट जो है इसको प्लांट और मशीनरी की जगह पे प्लांट एंड मशीनरी कर रही है लॉ के अंदर। तो ये कुछ खास चेंजेस नहीं है, बस नेम को ही चेंज किया गया, एंड की जगह और कर दिया गया है। अगला बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो चेंजेस किया जा रहा है वो प्री डिपॉजिट मनी से रिलेटेड है। पेनल्टी अपील जब फाइल करते हैं तो अपील में आपको प्री डिपॉजिट मनी कराना होता है। तो बोल रहे हैं कि अगर अपील फाइल किया जाता है किसी के द्वारा और अपील केवल पेनल्टी अमाउंट क्या किया जा रहा है, जो डिमांड आपके पास आई है वो पेनल्टी का डिमांड है, टैक्स का नहीं है, तो उस केस में केवल 10% अमाउंट आपको प्री डिपॉजिट कराना पड़ेगा। पहले 25% कराना पड़ रहा था। और एक नया सेक्शन भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सेक्शन 112 सबसेक्शन 8। ये सेक्शन 107 सबसेक्शन 6 के अंदर प्री डिपॉजिट है, ठीक है, कि जब कोई अपील फाइल कर रहा है पेनल्टी डिमांड की, न कि टैक्स के डिमांड की, तो उस केस में 25% अमाउंट जमा कराना पड़ता था, अब 10% कराना पड़ेगा। साथ ही साथ 112 सबसेक्शन 8 एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि अगर कोई पर्सन अपील कर रहा है कहाँ, अपील ट्रिब्यूनल के अंदर, तो उस केस में भी 25% का अमाउंट जमा कराना पड़ता था, लेकिन अब उसको 10% करना पड़ेगा। यानी एक नया सेक्शन डाला जा रहा है, अपील ट्रिब्यूनल में अगर कोई पर्सन पेनल्टी अमाउंट के अपील फाइल करता है तो उसको केवल 10% ही प्री डिपॉजिट मनी करानी पड़ेगी। बढ़ते हैं अगले अमेंडमेंट की तरफ। अगला अमेंडमेंट क्या किया जा रहा है, उसके बाद अगला बात करें तो अगला कुछ खास नहीं है। यहाँ पे लोकल फंड और म्यूनसिपल फंड की जो डेफिनेशंस है उसको सही करने के लिए एक्सप्लेनेशन ऐड किया जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, आईएसडी सर्विस से रिलेटेड है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड है, उसके ऊपर जो आईटीसी क्लेम करते हैं उससे रिलेटेड है। चेंज किया जाएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 6(1) और सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 के अंदर जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए, जहाँ पे आरसीएम की ट्रांजेक्शन्स होती है और आईएसडी में कैसे आरसीएम की ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करना है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, तो उससे रिलेटेड चेंजेस होगा, ठीक है। 1 अप्रैल 25 से इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, इससे रिलेटेड भी गवर्नमेंट अमेंडमेंट करेगी। उसके बाद बात करें 5वें पॉइंट में, तो यहाँ पे प्रोविज़न लेके आएगी गवर्नमेंट टेम्प्रेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए। टैक्स ऑफिसर के द्वारा नया नंबर ग्रांट किया जाएगा, टेम्प्रेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सन जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं आती तो वो पर्सन टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन नंबर अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 16 एक नया सेक्शन इंसर्ट किया जाएगा, सेक्शन 16A सीजीएसटी रूल के अंदर नया रूल इंसर्ट किया जाएगा, रूल 16A सीजीएसटी रूल के अंदर, जहाँ पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन जो है टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं पर्सन, और यहाँ पे ऑफिसर इसको अप्रूव करेंगे। टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म रजिस्ट्रेशन 12 के अंदर भी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अमेंडमेंट किया जाएगा फॉर्म CMP 02 के अंदर, कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसको चेंज कर सकते हैं, वो चेंज किया जाएगा और वो चेंजेस फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 14 के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें, अच्छा दोस्तों उसके बाद IMS के अंदर चेंजेस किया जा रहा है। ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है क्योंकि नया है ये IMS। मैंने बताया था कि मैंडेटरी कर देंगे तभी आपको ये भरना है, तब तक तो ऑप्शनल है, लेकिन अब IMS को मैंडेटरी करने जा रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट रूल में चेंजेस करेगी। सबसे पहले सेक्शन 38 के अंदर अमेंडमेंट किया जाएगा। अब 2B जो होगा वो जनरेट होगा IMS के एक्शन के बेसिस पे, यानी IMS मैंडेटरी कर दिया है, जब IMS पे एक्शन लेंगे तब 2B जनरेट होगा, उसके बेसिस पे ही आपको ITC मिलेगा। उसके बाद जो क्रेडिट नोट होता है
सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 के अंदर अमेंडमेंट किया जाएगा कि जो क्रेडिट नोट इशू करते हैं सप्लायर और अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप रिड्यूस करते हो, तो जो सप्लायर अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को भी रिड्यूस करेगा, कैसे रिड्यूस करेगा उसके लिए यहाँ पे सेक्शन डाला जाएगा। मतलब बेसिकली जब जो सप्लायर है उसे अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है क्रेडिट नोट, जैसे कि मैंने क्रेडिट नोट इशू किया, सामने वाली पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तभी वो अपनी आईटीसी को रिड्यूस करेगा। उसके बाद मैं अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करूंगा। इसके लिए गवर्नमेंट एक नया सेक्शन भी लेके आएगी कि क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट कैसे करनी है आपको। पहले आप क्रेडिट नोट अपनी मर्जी से डाल देते थे, भाई सेल कम कर दो, ये कर दो, अब नहीं कर सकते, क्योंकि अब एक नया सेक्शन लेके आएगी, एक नया रूल लेके आएगी, रूल 67B ऑफ द CGST रूल, जिसके अंदर एक मैनर बताया जाएगा, प्रिस्क्राइब मैनर, कि कैसे आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को कम करेंगे, कैसे आप क्रेडिट नोट को एडजस्ट करेंगे, जो कि इशू किया गया है। साथ ही साथ सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 जो कि 3B से रिलेटेड है, उसमें चेंजेस किया जाएगा। आप केवल 3B तभी फाइल कर सकते हैं जब 2B अवेलेबल होगा पोर्टल पे, तभी आप 3B फाइल कर पाएंगे। 2B जब अवेलेबल होगा जब IMS पे एक्शन लेंगे तब। इसका मतलब तीनों फॉर्म को आपस में लिंक कर दिया, IMS पे पहले एक्शन लो, तब जाके 2B जनरेट होगा, देन उसके बाद 3B फाइल कर सकते हो। तो ये तीनों फॉर्म को आपस में लिंक करने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड चेंजेस देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में डिटेल वीडियो लेके आऊँगा मैं इसके ऊपर कि कैसे चेंजेस किया जाएगा और क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर चेंज किया जाएगा। अभी आप शॉर्ट में यही समझो। उसके बाद बात करें तो कुछ और मेजर चेंजेस है, जैसे GST टैक्स से रिलेटेड है। GST अपील ट्रिब्यूनल का है वो, यहाँ से उसका जो इंटरनल फंक्शन होगा, कैसे वर्किंग करेगा, उससे रिलेटेड लॉ कमेटी उसको एग्जामिनेशन करेगी और उससे कैसे उस पर वर्किंग होगी, कैसे वो काम करेगा, उससे रिलेटेड है। देखो कोई भी चेंजेस इसके अंदर काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी, ये भी अप्लाई नहीं है, केवल रिकमेंडेशन है काउंसिल के द्वारा। कब अप्लाई होता है ये चेंजेस? जब गवर्नमेंट सर्कुलर इशू करती है, नोटिफिकेशन इशू करती है, लॉ में अमेंडमेंट किया जाता है, रूल्स के अंदर अमेंडमेंट किया जाता है, तब एप्लीकेबल होता है। अभी ये केवल ये समझो कि भाई डिसीजन लिया गया है, लेकिन डिसीजन लिया गया है तो इसको अप्लाई करते करते टाइम हो जाता है, टाइम लग जाता है। पहले उसको नोटिफिकेशन इशू करेंगे, रूल में चेंजेस करेंगे, फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेबिलिटी डिसाइड करेंगे, कौन सी डेट से इसको एप्लीकेबल करना है, तब जाके वो एप्लीकेबल होगा। तो ये पूरा का पूरा एक लेंथली प्रोसेस है। तो ये बेसिकली समझ लो ये केवल अभी रिकमेंडेशन है। चेंज जब भी होगा जब इससे रिलेटेड सर्कुलर नोटिफिकेशन या लॉ में अमेंडमेंट होगा, तब ये चेंज होगा। तो जैसे ही ये चेंजेस आते हैं मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से इसी तरह से लेके आता रहूँगा। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।